हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सुपर 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे से डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को कृपा करके पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेस्ट 2 यानी कि हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं, 14 जून को हमारा टेस्ट 2 था, उसका आंसर की का डिस्कशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पीडीएफ में और इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले टेस्ट 2 जिन भी स्टूडेंट ने दिया था उसका आंसर डिस्कशन और आंसर की दोनों इसी वीडियो पे ही मिलने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। दूसरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस पे निकाल के रखे पीडीएफ में, सारे चैप्टर्स के, 3 चीजों को छोड़ के, एलएलपी, आईआरएफ यानी कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट टैग का जो एजेंसी वाला पोर्शन है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे नहीं है। लगभग मेरे को 2 दिन लगे इस पूरी पीडीएफ को तैयार करने के लिए, बहुत जान लगा के पूरा अपना अनुभव का इस्तेमाल करके पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं कुछ 80 क्वेश्चन आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके लाया हूं। इसके बारे से आगे बताता हूं। हर क्वेश्चन के पहले यानी कि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले आपको इंडेक्स मिलेगा, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। उस इंडेक्स में पहले जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिर उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडेक्स बहुत ध्यान से और उनके इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, केयरफुल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कुछ चीजें मैंने इंडेक्स पे लिखी हुई कि ये चीज आपको मॉड्यूल से कर रही है, क्योंकि उसके क्वेश्चन मैंने यहां पे नहीं दिए हुए, तो वो चीज आपको मॉड्यूल से करके लेनी है। कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, कुछ यूनिट भी कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 6 कंसिडरेशन का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इंडेक्स पे लिख दिया कि इसका तो पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इसके बावजूद भी कुछ हॉट टॉपिक जिसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आने की, वो इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो इंडेक्स बहुत केयरफुली देखिएगा। जो बहुत ज्यादा वीक पोजीशन में है सर, उनको ये पीडीएफ क्या हेल्प करेगी सर, मेरे को बहुत डर लग रहा है सर, पता नहीं मेरी तैयारी हुई कि नहीं, मैंने कहीं और से क्लास लगा ली थी, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये पीडीएफ आपको इतना करवा देगी कि फेल होने की हालत से बचा लेगी। 40-50 मार्क्स के आसपास आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो। तो जो व्यक्ति वीक पोजीशन में, ये गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये करने के बाद आपका सब्सटेंशियल पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। अगेन मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना गेम चेंजर आपके लिए पीडीएफ साबित हो सकती है, बट हां, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये 80 क्वेश्चन और ये 95 पेजेस की पीडीएफ है। ये अगर आपने ईमानदारी से मेहनत से लग के कर लिया, फेल होने से तो आपको बचा लेगी। अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी। मैं ये वाले प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं करता कि सर लास्ट में इंपॉर्टेंट बता दो और पास हो जाए, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। बट हां, अच्छी खासी एग्जाम को खेलने की तैयारी आपकी पीडीएफ करवा देगा। मतलब एटलीस्ट आप लिख पाओगे एग्जाम में। और चमत्कार को अगर नमस्कार हो गया तो डेफिनेटली पिछले 7-8 हिस्ट्री निकाल के देख लो, लगभग हमने जो क्वेश्चन बोले हैं वो फंसे हैं। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ये पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देगी। इस पे मैंने अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के प्रीमियम कंटेंट भी डाल के दिए, जो हम कभी नहीं शेयर करते। हम रेगुलर स्टूडेंट के साथ वो कंटेंट शेयर करते हैं, लेकिन वो भी इस पे डाला हुआ है। बाजू में लिखा हुआ है कि एसीटी के रेगुलर टेस्ट पे लिया एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें सोच समझ के बनाई है, तो आप देख लेना इसको। 95 पेजेस है, ये सब्सटेंशियल सिलेबस आपका कवर कर लेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर किसी को श्योर शॉर्ट सक्सेस की कि सर बता दो इसके बाहर तो आएगा नहीं, तो हमारी बुलसाई की क्वेश्चन बैंक है, इतिहास गवाह, पिछली बार भी हमारी बुलसाई की क्वेश्चन बैंक से 60 से 70 मार्क्स का पेपर आया था। अगर आप चाहते हो मैं उसको फ्रीली अवेलेबल करवा दूं, इस वीडियो में आप मेरे को 1500 लाइक और 500 कमेंट नीचे लिख के दे दो, सर अब की बार 70 पार है, अगर आप बुलसाई क्वेश्चन बैंक फ्री कर दोगे तो। 500 कमेंट आए, 1500 लाइक आए, फटाफट मैं इसको कल के कल बुलसाई क्वेश्चन बैंक को रिलीज कर दूंगा। उसमें नहीं करके 60 से 80 मार्क्स के रेंज के क्वेश्चन हमारे फंसते ही है। ये पिछला इतिहास गवाह, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना। 20 जून को हमारा 1 डे बिफोर एग्जाम रिवीजन आने वाला है, और एसीटी में आपको हर चीज प्लान मिलेगी। जैसे कि एक प्लानिंग ये है, जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे, सर ये लिंक कहां मिलेगी, ये पीडीएफ कहां मिलेगी, ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उसका नाम भी मिलेगा, उसकी लिंक भी मिलेगी। क्लिक करो, ज्वाइन करो। ये पूरा पीडीएफ जो मैं आपके सामने रखा हूं, ये आपको वहीं मिलेगा, और ये लिंक वहीं आपको मिलेगी। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे, लाइव स्ट्रीमिंग ऑलरेडी शेड्यूल हो रखा है 20 जून के लिए, शाम को 7 बजे हम 1 डे बिफोर रिवीजन लेक्चर्स के लिए मिलेंगे। अगर मैं बोलूं कि हर चीज हमारे यहाँ प्लान्ड होती है, तो जैसे मैं बताना चाहता हूं, हमने रेगुलर क्लास वालों का सिलेबस बहुत पहले खत्म कर लिया, उनके 10 हमने टेस्ट लेके लिए थे।
1 मई से ही हमने मैराथन शुरू कर दिया था कि एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले आपके पास सेल्फ रिवीजन के लिए है। इतना प्लान्ड है सारी चीजें। 7 तारीख को हमारा रिवीजन खत्म हो गया, तो अभी डिटेल्ड किसी को देखना हो तो इसी पीडीएफ में लिंक दी हुई है, क्लिक करो और जाके देख सकते हो क्या क्वालिटी कंटेंट है। उसके बाद हमने राइटिंग प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट्स के लिए ली थी 8 से 12 मई तक हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी खत्म कर दी थी तुरंत मैराथन के बाद। उसके बाद 10 टेस्ट तो हमने लिए ही अपने रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड वालों के। हमने 2 टेस्ट लिए, ये 2 टेस्ट हमने पब्लिकली सबके लिए रखे हुए थे। 11 जून को एक टेस्ट हुआ था, यूट्यूब पे उसका पूरा डेटा डाला हुआ है। 14 जून को एक टेस्ट हुआ था जिसका आंसर की मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा गाइड करने के बाद आपको लास्ट में वो टेस्ट नंबर 2 के पूरे आंसर डिस्कस करता हूं। गॉड लेवल का क्वेश्चन पेपर था वो, काफी टफ लेवल का मैंने उसको सेट किया था। अगर आपने वो बना लिया मतलब आपको कोई सा भी बिजनेस लॉ का पेपर बन जाएगा। तो ये हमारा टेस्ट का जो डिस्कशन हम करेंगे, मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखाता हूं। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं इंडेक्स दूंगा यहां पे, तो ये इंडेक्स आपको दिख रहा है और इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में इंडेक्स है उसी सीक्वेंस में मैंने आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है। अच्छी खासी एग्जाम ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा आपका कवरेज कर देगा ये 95 पेजेस की पीडीएफ, जिसमें अराउंड 80 क्वेश्चन है। ऑनेस्टली बोलूं तो 77 या 78 क्वेश्चन है, तो राउंड फिगर करके 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें मैंने पहले इंडेक्स दिया। अब जैसे मैं यूनिट नंबर 2 पे जाता हूं, यूनिट नंबर 2 पे मैं जैसे ही जाऊंगा तो मैंने लिख दिया, देखो कंप्लीट यूनिट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको इसका पूरा यूनिट पढ़ना है, बट स्टिल कुछ हॉट टॉपिक जिसमें आने की प्रबल संभावना मुझे लगती है। आई एम नॉट लाइक, मैं से नहीं बोल रहा हूं यही पढ़ लेना यही आ जाएगा करके, बराबर, बट एक होता है ना अपने अनुभव के हिसाब से कि भाई कौन से आने की प्रबल संभावना है, तो ये आप अलग से पढ़ सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वैसे ये पूरा यूनिट कंप्लीट है, तो ऐसे हर इंडेक्स का, हर चैप्टर का इंडेक्स का आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से फॉलो करना है। जैसे कंपनीज एक्ट है, पूरा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल कुछ कुछ हॉट टॉपिक मैंने अलग से बता के रखे, ये आप अपने से करेंगे। अब मैं बात करता हूं अपने एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से, सर इतना पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा क्या? अगेन मैं बोलता हूं गारंटी कुछ नहीं है, बट हाँ ईमानदारी से मेहनत किए, मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया, सब्सटेंशियली कवरेज किया। चमत्कार को नमस्कार हो गया तो सब इससे आ सकता है। अगर चमत्कार को नमस्कार नहीं हो तो इतना तो हो जाएगा कि आप एग्जाम में लिखने की हालत में तो रहोगे। इतनी मेहनत करके मैंने इसको बनाया। अब फटाफट मैं चलता हूं जिन लोगों ने टेस्ट 2 अपना दिया था, ये पीडीएफ अगेन मैं बताना चाहता हूं, टेलीग्राम चैनल नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन करना है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब जिन लोगों ने भी लास्ट पेपर दिया था, गॉड लेवल का टेस्ट पेपर, बड़ा डिफिकल्ट लेवल का मैंने बना के लिया था, तो इसके लिए भी मैं पहले इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। कई लोग बहुत डर गए, सर इतना टफ पेपर आएगा क्या? नहीं, मैं पहले ही बोला था कि 2 टेस्ट पेपर है। पहला वाला मैं मॉडरेट लेवल का दूंगा और दूसरा वाला बोल के दिया था थंबनेल और टाइटल में कि ये गॉड लेवल का है। मतलब इससे कठिन पेपर नहीं बन सकता, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैंने खुद बनाया था, कोई मैं कॉपी पेस्ट मारता नहीं हूं, आपको पता है इधर उधर से। तो भाई साहब अगर ये आपने बना लिया तो सब बना लिया, अगर ये नहीं बना तो टेंशन वाली बात नहीं। अभी जब मैं डिस्कस करूंगा आपको लगा अरे अच्छा ऐसा था क्या, तो बन जाता। ऐसा होता है ना हर बार। तो आप क्या एग्जाम टाइम में वैसे ही घबराए रहते हो और टेंशन में आ जाए? टेंशन में आने वाली बात नहीं है, एग्जाम में इतना टफ पेपर नहीं आएगा। जो पहला टेस्ट पेपर आप दियो ना, टेस्ट पेपर 1, उतने ही लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा। ये तो मैंने गॉड लेवल का इसलिए सेट किया कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर चले जाओ। ये सॉल्व कर लिए मतलब कुछ भी कर लिए। मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था ताकि कुछ भी आपको बन जाए। आइए फटाफट मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक बिल्डर है, वो एग्री करता है कि भाई मैं एक हाउस बनाऊंगा 1 जनवरी तक, ताकि बी उसको किसको दे सके? सी को, बरोबर है क्या? बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं उसको लेट आउट करूंगा, तो ए बिल्डर है, ठीक है, और वो एग्री करता है कि भाई मैं बी तेरे को घर बना के दे दूंगा, ठीक है, और बी मे गिव द पोजीशन ऑफ द हाउस टू सी, यानी कि ए बी को घर बना के देगा, बी फिर उसी घर का पोजीशन किसको देगा? सी को देगा। ए को इस बात की जानकारी थी कि बी को मैं जब घर बना के दूंगा तो बी उस घर को किसको देगा? सी को देगा, ठीक है सर। ए घर बनाता है लेकिन इतना बेकार बनाता है वो 1 जनवरी के पहले गिर जाता है, उसको रीबिल्ड करना पड़ता है, और बी को फिर रेंट का भी नुकसान होता है क्योंकि सी से रेंट मिलने वाला था, और साथ साथ में बी को सी को भी कॉम्पनसेशन करना पड़ता है। किस बात के लिए? कि भाई सी अपना घर बार छोड़ के आया था बी के पास कि मेरे को घर मिलेगा, घर मिला नहीं तो उसको भी तो कॉम्पनसेट करना पड़ा। तो बी को 2 नुकसान हुए, एक घर वापस बनाना पड़ा, रेंट लॉस हुआ, दूसरा नुकसान, और तीसरा नुकसान बी को जो सी को कॉम्पनसेट करना पड़ा, 3 नुकसान हुए। सीधी सी बात है, यहां पे सेक्शन नंबर 73 लगता है। क्या ए भाई साहब आपको बी और सी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पता था? हाँ पता था। तो अगर पता था तो भाई दो फिर नुकसान, स्पेशल डैमेज यहां पे मिलेगा, रीबिल्ड का भी मिलेगा
आपको जो रेंट लॉस करवाया आपने बी को वो भी मिलेगा, और सी को जो कॉम्पनसेशन दिया किसने, बी ने, वो भी ए को देना पड़ेगा। ये स्पेशल डैमेज है। एकदम सिंपल सवाल। सर मान लो सर ए को ये बात पता नहीं होती कि भाई बी को मैं घर बना के दूंगा फिर बी सी को देगा, ये बात नहीं पता होती ए को, तो क्या होता, इस परिस्थिति में ए को बी को सिर्फ रीबिल्डिंग का कॉस्ट देना पड़ता, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो ए को पता ही नहीं थी कि भाई बी और सी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट है। पूरा प्लेन एक्सप्लेनेशन करके आंसर मैंने दिया हुआ है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही, बरोबर है क्या। और मेरा रेगुलर वाला स्टूडेंट होगा तो उसको तो ऐसे ही समझेगा। अब चिंटू है, चिंटू का अपॉइंट किया गया एज अ साइट मैनेजर किसका, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का, ऑन 2 years कॉन्ट्रैक्ट एट अ मंथली सैलरी ऑफ कितना, 50,000। ठीक है भाई। गणेश नाम का एक व्यक्ति था जो चिंटू के लिए गारंटी दिया था, श्योरिटी बना था। 6 महीने बाद पता चला कि ये जो एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी हालत में नहीं ज्यादा 50,000 रुपए पे करने के लिए, तो उसको 30,000 की सैलरी कर दी चिंटू की। ठीक है सर। अब ये बात गणेश को आपने कम्युनिकेट नहीं की, तो भैया ये तो वेरिएंस आपने कर दिया बिना श्योरिटी की कंसेंट से। 3 महीने बाद पता चलता है, चिंटू जब से अपॉइंट हुआ था वहां से 3 महीने के बाद पता चलता है कि डिस्कवर होता है कि चिंटू तो जब से अपॉइंट हुआ तब से फ्रॉड कर रहा है। 3 months आफ्टर इट का मतलब वेरिएंस से 3 महीने के बाद, तो वेरिएंस हुआ, वहां से 3 महीने के बाद पता चल रहा है चिंटू जब से अपॉइंट हुआ तब से फ्रॉड कर रहा है। तो बताइए गणेश लायबल होगा क्या, तो गणेश लायबल होगा, जब से वो अपॉइंट हुआ तब से फ्रॉड कर रहा था, गणेश ने गारंटी दी थी, बट गणेश तब तक लायबल रहेगा जब तक वेरिएंस नहीं आया। जैसे ही तुमने 50,000 से 30,000 की सैलरी की थी वहां से गणेश लायबल नहीं, क्योंकि वो वेरिएंस हुआ और श्योरिटी की कंसेंट के बिना हुआ। ठीक है सर, समझ में आया। अब ये वाला क्वेश्चन जबरदस्ती का मैंने बनाया बैठ के, तुमको पता है मैंने इसमें रिसर्च करके लगभग सोचा कैसे कंफ्यूज करूंगा, 1.5 से 2 घंटे बैठ के मैंने इसको बनाया। आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, बस सिंपल क्वेश्चन पूछा हूं, बताओ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा क्या। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 1956 में। अरे भैया बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, और चाहे 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई चाहे 2013 में, बैंकिंग कंपनी में भी लगता है कंपनीज एक्ट, एक्सेप्ट इन सो फार द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज इनकंसिस्टेंट विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी कि उनके एक्ट से जब तक कंपनीज एक्ट 2013 इनकंसिस्टेंट नहीं है तब तक लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी लगेगा, क्योंकि भाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भले 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई है, भाई कंपनी का डेफिनेशन क्या है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, तो भैया तुम प्रीवियस कंपनी लॉ में बने हो कंपनी हो। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी हाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस एक्ट भी लगेगा, बट ठीक है ना, इंश्योरेंस एक्ट भी लगेगा तो कंपनी एक्ट भी तो लगता है, तो लगेगा इसमें भी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये भी 1956 में बनी थी। अबे तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का खुद का भी एक्ट है, कंपनीज एक्ट भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी लगता है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। रिलायंस 1973 में बनी थी, तो प्रीवियस कंपनी लॉ वाली कंपनी भी तो कंपनी कहलाती है, इस पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। टाटा स्टील 1907 में इनकॉर्पोरेट हुई, तो प्रीवियस कंपनी लॉ में जो कंपनी बनी उसको भी तो कंपनी बोलते हैं, तो हर 6 के 6 केस में कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। बट आपको बस एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, स्टार्टिंग की जो 3 कंपनी है इसमें कंपनीज एक्ट तब तक लगेगा जब तक इनके स्पेशल एक्ट से कंपनीज एक्ट लड़ाई नहीं कर रहा है। सिंपल, एकदम सिंपल, बहुत बढ़िया आंसर दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको देख लेना। नीचे मैं बढ़ता हूं, एक्सपल्शन तो आप खुद पढ़ लोगे, वो थ्योरी वाला। ये जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, देखो क्या प्यारे क्वेश्चन आपको बना के दिया आपके लेवल के हिसाब से। ए लेट अ पियानो टू बी ऑन हायर, भाड़े से हायर में दिया बी को पियानो, और इस कंडीशन में दिया कि बी रेगुलरली 36 महीने तक इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके पास, यानी कि वो ओनर बन जाएगा 36 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। और बी को ऑप्शन मिला कि तू कभी भी पियानो को वापस करके एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है। थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट पे करता है बी, और उसके बाद गिरवी रख देता है, प्लेज कर देता है पियानो को सी को। ए ने लीगल एक्शन लाया अगेंस्ट सी कि भाई मेरे को पियानो वापस कर, एडवाइस करिए कि क्या ये सक्सीड होगा। द आंसर इज यस। भाई साहब हायर परचेज एग्रीमेंट है ना, ऑप्शन है कि खरीदना है तो खरीद, नहीं तो वापस कर देना। आंसर इज यस। जब भाई तू ओनर नहीं, तू तो पजेसर है, पजेसर है तू तो ओनर कभी बना ही नहीं। तो जब तू ओनर है ही नहीं, बी मेरे भाई तू ओनर है ही नहीं, तो तू सी को ओनरशिप कैसे दे सकता है? सीधी सी बात है। अच्छा यहाँ पे आपका दिमाग चलेगा नहीं सर सी गुड फेथ में लिया होगा, तो गुड फेथ वाली बात भाई क्वेश्चन में दी होती तब अपन वैसा सोचते। जब वो कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है तो हम क्यों जाएंगे कि वो गुड फेथ में लिया? दिया क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया। तो सीधी सी बात है, सक्सीड होगा, अपना पियानो वापस लेगा क्योंकि हायर परचेज है। प्यार मोहब्बत से मैंने एकदम इसको सजा के लिखा हुआ है, 5 पॉइंट में एकदम जबरदस्त इजी लैंग्वेज में फ्रेम किया है। ठीक है, कॉर्पोरेट वे कब लिफ्ट हो जाएगी वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। फिर मैं 2C पे जाता हूं। 2C पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी और चेंजेस देयर इन, आप इसको खुद पढ़ेंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त है कि सर कब माना जाए कि भाई ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको पूछता है। ए है
उसने लाइसेंस किया अपनी प्रोप्राइटर ऑफ थिएटर, यानी कि अपना थिएटर लाइसेंस कर दिया है किसको, बी को। वहां पे बी ड्रामेटिक इंटरटेनमेंट करता है, ए मैनेज करता है थिएटर को और पूरा का पूरा खर्चा ए ही बियर करता है, ठीक है। और वो एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग में भी करता है, बैंड में भी करता है, और जो जो थिएटर में आता है तो डोर मनी वो कलेक्ट करता है, आधा खुद रख लेता है, आधा बी को दे देता है। बताओ इनके बीच में पार्टनर। अरे भाई जब सारे खर्चे खुद कर रहा है तो म्यूचुअल एजेंसी किधर है? नहीं है इनके बीच में पार्टनरशिप। ए और बी को ओनर है, घर को भाड़े पे दे दिए, पेइंग इसमें आधा आधा। तो भैया एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 ये बताता ही तो है, जॉइंट ओनर जो है, जो अपना रेंट शेयर कर रहे हैं वो भी पार्टनर नहीं है, ठीक है। एक पब्लिशर है, वो एग्री कर रहा है कि अपने खर्चे में मैं पब्लिश करूंगा बुक और बी को आधा प्रॉफिट दूंगा, तो अपने खर्चे में कर रहा है, तो अगेन म्यूचुअल एजेंसी नहीं, यहां पे भी पार्टनरशिप नहीं है। ए और बी सेपरेटली अब एक टेंडर दे रहे, टेंडर यानी कि सरकार को एप्लीकेशन करते हैं ना कि मेरे को ठेका दो, मेरे को ठेका दो, मैं बाम्बू ट्री काट के लाऊंगा जंगल से। तो ए और बी दोनों अप्लाई कर रहे थे टेंडर के लिए। अब इसमें हुआ ये कि ए और बी ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि भाई देख दोनों टेंडर अप्लाई करते, जिसका टेंडर, जिसका एप्लीकेशन लग गया, लग बाय चांस, जो भी एप्लीकेशन, जैसे ए का एप्लीकेशन लग गया, ए को ठेका मिल गया, तो ए बी को भी उसका कुछ शेयर देगा कि चल ठीक है 100 पेड़ काटने के लिए अगर ठेका मिला है तो बी 50 तू काट, 50 मैं काटता हूं। अगर बी को मिला तो बी भी ए को ऐसे करके देगा। अरे भाई साहब, तो यहां पे तो इन लोग एग्रीमेंट ठेका पाने के लिए किए, यहां पे कुछ इनके बीच में ना पार्टनरशिप ना कुछ, इस बात की कोई बात ही नहीं है, कोई पार्टनरशिप ही नहीं है। ए और बी जॉइंट ओनर है शिप के, ए पूरा पूरा काम करता है, पूरा मैनेजमेंट देखता है और 2/3 लेता है। तो भैया किधर है पार्टनरशिप, किधर है इनके बीच में? पहली बात तो जॉइंट ओनर पार्टनर नहीं होते, अल्टरनेटिवली बोलूं तो म्यूचुअल एजेंसी, यहां पे भी नहीं, पांचों केस में पार्टनरशिप नहीं है। तो अगर आप देखोगे फटाफट मैं आपको दिखाता हूं, पहले केस में थिएटर वाले में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, दूसरा जॉइंट ओनर है, तीसरे में भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं, चौथे में भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, पांचवें को भी आप म्यूचुअल एजेंसी नहीं है बोल के मना कर सकते हो और साथ साथ में बोल सकते हो जॉइंट ओनर के बीच में नहीं होता। इतना ईजी था भाई, क्या तुम टेंशन लेते हो। अब ये 3B वाला जो है मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छा इसका आंसर पे दिया हुआ है, आपको देखते ही समझ जाएगा। लेकिन मैं एक बार आपको अलर्ट कर दूं, बिना टेंशन के सब मोबाइल बंद करके कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो एक बार में समझेगा। टेंशन में आके पढ़ोगे, हाँ बाकी का टेंशन ले रहे हो, बंदी का मैसेज आ रहा है, ये सब करोगे तो कुछ नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक जगह पे छोटा छोटा ट्रिक दिया है, कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो शायद 2 मिनट में आपको समझ में आ जाए। आगे क्वेश्चन आप कंप्लीट भी नहीं करोगे उसके पहले समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना, नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको खुद से आंसर पढ़ के समझ सकते हो। जीवन में आगे बढ़ता हूं फटाफट। हाँ, आर इज द वाइफ। अब ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आर वाइफ है किसकी? पी की। उसने, आर ने साड़ी खरीदी नल्ली से, बराबर। नल्ली डिमांड कर रही अमाउंट पी से, यानी कि आर के हस्बैंड से पी से। पी रिफ्यूज कर रहा है नल्ली को कि भैया मैं नहीं दूंगा। तो नल्ली सूट फाइल कर देती है हस्बैंड के खिलाफ कि भैया पैसा तो लगेगा, डिसाइड करिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट टेक का जो एजेंसी वाला आपका टॉपिक है, उस पे एक इंप्लाइड एजेंसी वाइफ की होती है कि हस्बैंड के नाम से वो क्रेडिट पे कुछ भी खरीद के ला सकती है, ऐसा वाइफ के ऊपर इंप्लाइड एजेंसी होता है और हस्बैंड को उसका पैसा देना पड़ेगा। बट 4 सिचुएशन है जहां पे हस्बैंड को पैसे देने की जरूरत नहीं, जब हस्बैंड ने एक्सप्रेसली वाइफ को फॉरबिडन किया है कि भाई मेरे नाम से क्रेडिट मत लाया करो। वाइफ जो सामान खरीद के ला रही है वो नेसेसरीज नहीं है, सोने की चेन खरीद के ला रही है, डायमंड की ज्वेलरी खरीद के लेके आ रही है, भाई ये सब नेसेसरीज नहीं है। नेसेसिटीज के लिए तुम हस्बैंड का क्रेडिट लगा सकते हो, लग्जरी के लिए नहीं लगा सकते। तीसरा, हस्बैंड ने प्रॉपर पैसे दिए हुए वाइफ को नेसेसरीज के लिए कि भैया ये जो जरूरत का सामान है ये लो पैसा, क्रेडिट में मत लाओ। चौथा, क्रेडिटर को, यानी कि जो क्रेडिट में माल दे रहा है उसको हस्बैंड ने एक्सप्रेसली फॉरबिड किया कि मत देना, फिर भी वो दिया। ये 4 सिचुएशन में हस्बैंड लायबल नहीं रहेगा। और एक बात, ऐसा कहता है कि मान लो हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहते हैं, जिसमें वाइफ की कोई गलती नहीं हो सकता है हस्बैंड आर्मी में होगा, बराबर है क्या? तो फिर वाइफ के पास इंप्लाइड अथॉरिटी है कि भाई उसके नाम से आप क्रेडिट में माल ला सकते हो। अब देखो, ये वाली कोई भी सिचुएशन हमारे प्रेजेंट केस में नहीं है। तो साड़ी खरीदी तो रोटी कपड़ा मकान तो है नेसेसरीज, तो नल्ली पी को सूट फाइल कर सकता है और आर ने जो साड़ी खरीदी थी उसके लिए वो पैसे रिकवर कर सकता है। अब एक ही वाला देखो, आर न्यू दिल्ली का, वो अपने एजेंट को भेजता है एम को कि भाई परचेस कर गुड्स कहां से? ग्लोबल इंटरप्राइजेस से, क्रेडिट में खरीदने के लिए बोलता है, बराबर है क्या? लेटर ऑन आर पेज द अमाउंट फॉर द गुड्स परचेस, यानी कि आर पहले एम को भेजता है, एम को बोलता है क्रेडिट में लाना, एम क्रेडिट में लाता है और आर बाद में उसका पेमेंट कर देता है, ठीक है। ऑन अनदर ओकेशन ही अगेन सेंड्स एम टू परचेज गुड्स बट दिस टाइम पेज सफिशिएंट कैश टू एम, दोबारा भेजता है और इस बार एम को ना कैश देके भेजता है, क्रेडिट मत लाना। लेकिन यहां पे एम जो है क्रेडिट में माल लेके आता है जबकि उसको कैश दिया था। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेस अभी सूट फाइल कर दिया आर को कि पैसा दो। अब सवाल आता है, बताओ कि क्या ग्लोबल इंटरप्राइजेस सक्सीड होगा? बिल्कुल होगा। इसको एजेंसी बाय स्टॉपेल बोलते हैं। क्या हुआ देखना, इसमें मैं बताता हूं। पहली बार
जब आर भेजा तो क्रेडिट में लेने भेजा और बाद में आर ने खुद पे कर दिया। तो आर ने ऐसा करके ग्लोबल इंटरप्राइजेस को ये बिलीव करवा दिया कि हाँ भाई साहब, एम के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो क्रेडिट में माल लाएगा और बाद में उसके बदले मैं पे करूंगा। ऐसा तुमने दिखाया ग्लोबल इंटरप्राइज को। तो देखो शर्त क्या थी, प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंटेशन किया कि भाई हाँ भाई आर को आप, एम को आप क्रेडिट में दे दो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन उसने इंप्लाइडली किया कि पहले वो क्रेडिट में लिया बाद में पेमेंट कर दिया। रिप्रेजेंटेशन से ये पता चल रहा है कि जो एजेंट है उसके पास अथॉरिटी क्रेडिट में माल लेने के लिए। प्रिंसिपल ने ही थर्ड पार्टी को ऐसा करके बिलीव करवाया, तो थर्ड पर्सन ने जैसे बिलीव किया और दिया, तो यहां पे आर लायबल रहेगा, क्योंकि ये जो आर है, सॉरी एम जो है, ये एजेंसी बाय स्टॉपेल के केस में आ रहा है और आर ने अपनी हरकतों से ये बता दिया कि एम के पास एजेंसी बाय स्टॉपेल। सिंपल सवाल, आंसर भी सिंपल एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया। उसके बाद ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इजी क्वेश्चन है, ये वेरियस लीगल सिस्टम आपको बताना, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला आंसर तो मैंने आपको जब टेस्ट 2 का अनाउंसमेंट किया था तब आप सबने बता दिया था कि एक कस्टमर है, वो बी के पास जाता है, बोले मेरे को हेल्दी घोड़ा चाहिए। बी पॉइंट आउट करता है, बोले ये हेल्दी घोड़ा है, बराबर है क्या। ए बोलता है ठीक है ये हेल्दी घोड़ा है तो दे दो। साथ साथ में बी बोलता है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागेगा। बाद में ए को पता चला कि यार वो तो सिर्फ 20 किलोमीटर भागता है। अब इस बात में ए कहता है कि मैं रिजेक्ट करना चाहता हूं। आप सबने लगभग सही आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में कि सर उसकी मेन कंडीशन क्या थी ए की, कि घोड़ा हेल्दी होना चाहिए। घोड़ा हेल्दी था ना, कंडीशन पूरी हो गई। अब तो सर ये तो जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, ये तो एक प्रकार की संबंधित बात है, वारंटी है, ऐसा स्टिपुलेशन है जो कोलेट्रल है टू द मेन पर्पस। हेल्दी भी है, साथ साथ में 40 किलोमीटर भागेगा, तो तेरी कंडीशन तो हेल्दी था ना, तो हेल्दी है ना, हेल्दी है तो बात खत्म हो गई। कंडीशन की ब्रीच नहीं है, वारंटी की ब्रीच है। आप डैमेज मांग सकते हो इसके लिए, आप इसके लिए गुड्स को रिजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया था बाय द वे, पिछले टेस्ट नंबर 1 पे भी ये था, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आपको बनाना नहीं है। एक्चुअल में ये 5A1 है और ये टेस्ट 1 का क्वेश्चन है जो रिपीट आ गया था, बट 5A2 भी यहां पे दिया था। तो जो बच्चे समझ गए होंगे वो समझदार है कि अपने को 5A2 बनाना है, ये वाला नहीं बनाना है। ए ने हैसिन क्लॉथ लेके आया, किससे, बी से, ठीक है भैया, हैसिन क्लॉथ लेके आया, अ क्लॉथ मर्चेंट। सच क्लॉथ वाज जनरली यूज्ड फॉर पैकिंग पर्पसेस, पैकिंग पर्पसेस उसको क्लॉथ को बनाया गया था। इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू अनयूजुअल स्मेल द क्लॉथ वाज अनफिट। एक हसीन क्लॉथ करके लेके आया और वो क्लॉथ को कोई फूड मटेरियल को पैक करने के लिए आया, तो जब यूज करा तो पता चला कि यार ये तो पैकिंग के लिए है ही नहीं, स्मेल कर रहा है। बाकी चीज के लिए कपड़ा यूज होता है, पैकिंग के लिए। अब ए चाहता है कि मैं इसको रिजेक्ट करूं इस क्लॉथ को, कि भाई ये अनफिट है। आप सबको पता है सेक्शन 16, भाई आप जो गुड्स ला रहे हो वो जिस पर्पस के लिए आप ला रहे हो उस पर्पस के लिए फिट बैठे, इसकी कोई कंडीशन और वारंटी थोड़ी होती है। इसके लिए आपको 3 शर्त पूरी करनी होती है। आप सेलर को पर्पस बताओ, स्किल और जजमेंट में भरोसा करो, और सेलर का काम ही वैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने पर्पस बताया नहीं तो आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात। सक्सेशन असाइनमेंट का आपको डिफरेंस है, आप खुद ही पढ़ सकते हो, थ्योरी क्वेश्चन है। फिर ये बाकी के तो एमटीपी वाले क्वेश्चन है जो मैंने कॉपी किए, इजी वाले, वो आपको बन जाएंगे। आंसर भी आपको साथ में दिया हुआ है। दैट्स ऑल दोस्तों, थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है इन सारी चीजों से। क्या टेस्ट लिया अपन ने, बहुत मेहनत किया, 2 दिन करके मैंने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बनाया। थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, लाइक करो, चैनल मेन्यू सब्सक्राइब करो। देखो बहुत क्वालिटी कंटेंट मैंने सीए फाउंडेशन लॉ के लिए लाए हैं। 1 डे बिफोर भी अपना आ रहा है 20 तारीख को शाम को 7 बजे, आपको लिंक ऊपर मैंने दिखा के ली हुई है। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करते जाओ। अब की बार 70 पार और 500 कमेंट्स अगर ऊपर हुआ तो बुलसाई में फ्री रिलीज कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।